नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रिट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ चुके 1 से 10 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। अपना क्वेश्चन होगा 11 नंबर का। 11 नंबर का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में से एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टाका खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। तो इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं क्या दिया हुआ अभी 588 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा। ये देखो इधर 588 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा कोई आयताकार खेत है। इस खेत में से 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, ये होगा यहां तक ये भाग। 20 मीटर क्या होगा चौड़ा, 30 मीटर लंबा, ये भाग है। इस भाग में से यहां से मिट्टी खोदी जाती है और जो शेष भाग है उसमें फैला दी जाती है। तो इसमें जो मिट्टी फैलाई जाती है उसकी याद करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। दो साइड दी हुई है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर हमारे पास दो साइड हो, लंबाई चौड़ाई हो, तो द्विविमीय होता है, मतलब आयताकार हो गया। अगर इसमें तीसरी विमा और दी जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये आकृति बन जाती है घनाभ आकार की। ठीक है, जिसमें तीन विमाएं दी हो वो आकृति या तो घन या घनाभ। जिसमें तीनों साइड बराबर होंगी वो तो कौन सी होगी, घन की होगी। जिसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी वो आकृति होगी घनाभ आकार की। तो इसमें तीनों साइड अलग अलग है भाई, इसकी ये लंबाई दे दी, ये चौड़ाई दे दी, और ऊंचाई कितनी दी है या गहराई 12 मीटर, 12 मीटर गहराई दे दी। तो इसका जो इसमें जो मिट्टी निकाली जाती है वो शेष भाग में फैलाई जाती है। तो इस भाग का R1 मालूम है, R मान लो, इस भाग का जो आयतन होगा वो जो शेष भाग बच गया, कौन सा शेष भाग भाई, ये शेष भाग R1 और R2, उन दोनों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई ज्ञात करने में। तो मैं क्या बता रहा था, इसका जो आयतन होगा, जिसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है और गहराई कितनी है 12 मीटर, उसका आयतन ये जो दोनों शेप बच गई उनके बराबर होगा। मतलब यहां से जो मिट्टी निकाली गई वो इस आकृति में डाली गई है। यहां पर दो शेप बनती हैं, ये इसकी लंबाई कितनी है भाई 588 मीटर। तो इसमें 30 मीटर घटा दी गई है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 588 में से 30 घटाए तो 5 5 8 558 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई कितनी है भाई इसकी 50 मीटर। ये भाग कितना घटा दिया भाई, यहां पे 20 घटा दिया, तो ये भाग कितना बचा 30, ये भाग कितना भाई 20। तो इसमें लंबाई चौड़ाई दी दोनों की, और क्या कर रही है ऊंचाई। तो इस भाग का आयतन, R का आयतन बराबर R1 का आयतन प्लस R2 का आयतन। ठीक है, मतलब यहां से जो मिट्टी निकाली गई वो इस भाग में फैलाई गई है, तो इसका जो आयतन होगा वो इन दोनों भागों के बराबर होगा। तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें, हाँ भाई अपने पास 3 शेप हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हुई है। तो आकृति किस आकार की होगी भाई, घनाभ आकार की। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका भी निकाल दें, इसकी लंबाई अलग है b1
L1 B1 इंटू H1 प्लस इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी, L2 इंटू B2 इंटू H1 होगी, क्योंकि जो मिट्टी फैलाई गई इन दोनों भागों में समान रूप से फैलाई गई है, इस कारण इनकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले मैंने R किसको माना है, इस आकृति को R माना है, तो इसका क्या निकालना है मेरे को, आयतन। तो इसकी लंबाई कितनी होगी 30, चौड़ाई कितनी होगी 20, ऊंचाई कितनी है 12, 30 इंटू 20 इंटू 12 इक्वल में R1 मैंने किसको माना भाई, R1 फर्स्ट शेप ये है, ये हो गई। इसकी लंबाई कितनी हुई 588 मीटर, चौड़ाई कितनी हुई 20 मीटर, 588 नहीं हुई 58 है, 558 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है भाई 20 मीटर इंटू H1 प्लस R2 किसको माना भाई, नीचे वाले आकृति, इसकी लंबाई कितनी हुई 588 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, 588 इंटू 30 इंटू H1। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इस पार्ट में से H1 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई 30 इंटू 20 इंटू 12 इक्वल में, चलो सोल्व करो इसको, 0 8 दूनी 16, 1 10 रेख 11, 1 10 रेख 11 H1 प्लस इसको सोल्व करो भाई, 0 8 3 24, 2 24 और 2 26, 2 15 2 17 H1। इसको हम ऐड कर लेंगे, ये क्या दिया भाई 20 नहीं 30 इंटू 20 इंटू 12 इक्वल में, ऐड करो भाई इसको, 0 6 4 10, 1 1 और 6 7, एक कह रही थी 8, 7 रेख 8, 1 रेख 2, ये आ रहा है क्या 0 10 6 रेख 7 8, 7 रेख 8, हाँ यही आ रहा है H1। हमें क्या निकालना भाई H1 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे H1 इक्वल 30 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन में कितना भाई 2 8 8 0 0 0 कैंसिल कर देंगे हम, कैंसिल हो गया, और कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल कर दो भाई, तो 2 है कम, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको और कैंसिल कर दो, 12 से 144, 3 चौक 12 कितना है भाई 1/4, 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। अपने पास ऊंचाई कितनी आ रही है 0.25 मीटर, ऑप्शन में अपने पास नहीं भाई 2.5 मीटर है। अब इस मीटर को हम सेमी में चेंज कर लेंगे, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी होते हैं, तो इसको 100 से इंटू कर देंगे, 2.5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा भाई 25 सेमी। तो अपना ऑप्शन दिया 25 सेमी भाई, अपने पास ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना 25 सेमी। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी भाई 25 सेमी। अब हम करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अपना 12 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई 60 सेमी 54 सेमी 30 सेमी है, उस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के कितने घन रखे जाते हैं, मतलब घन की संख्या पूछी है हमें, तो क्या हो भाई ये किसी आकृति है क्या भाई घनाभ है, इस घनाभ के अंदर इसकी लंबाई कितनी भाई, ये 60 हो गई, ये 54 हो गई, ये कितनी हो गई 30 हो गई। इसके अंदर 6 सेमी भुजा के रखे जाएंगे, घन रखे जाएंगे, घन जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
6 6 और 6। इसमें पूछिए घनों की संख्या, तो घन की संख्या तो क्या लिखेंगे यहां पे ऊपर, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है घनाभ का आयतन। घन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, भुजा क्या मान ली मैंने, ए मान ली, ए की क्यूब। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, तो 60 इंटू 54 इंटू 30। भुजा कितनी दी हुई इसकी घन की, 6 सेमी, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से कैंसिल कर दिया, यहां कितना आया 10, 6 निम 54, 6 पंजू 30, 9 पंजू 45, 1 0, ये कितने घन आ गए भाई, 450 घन इसके अंदर हम क्या है रख सकते हैं। ऑप्शन कौन सा अपना भाई, सी ऑप्शन अपना दिया हुआ है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, 13 का, नीचे दी हुई बारंबारता सारणी के लिए 60 केजी से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ऊपर बार दिया भाई, 40 से 45 4 व्यक्ति, 45 से 50 5 व्यक्ति, 50 से 55 10, 55 से 60 7, 60 से 65 6, 65 से 70 8 व्यक्ति। कहां तक निकालना है भाई, 60 केजी से कम, 60 केजी कहां है भाई, यहां तक, यहां तक है, तो यहां तक व्यक्तियों की संख्या निकालनी है हमें। 4 5 10 प्लस 7, 4 5 9 19 और 7 26। तो 60 केजी भार से कितने व्यक्ति हैं भाई, 60 केजी भार से कम कितने व्यक्ति हैं, 26 व्यक्ति है। ऑप्शन कौन सा दिया, ए ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना 14 क्वेश्चन क्या है, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। ये पाई चार्ट हो गया, विभिन्न चीजों को दर्शा रहा है, लोहा कितना, सीमेंट कितनी, ईंट कितनी, मजदूरी कितनी। ठीक है, यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तो मजदूरी पर कितने रुपए खर्च हुए, तो हमें मजदूरी पर कितने रुपए खर्च हुए निकालने हैं। तो सबसे पहले जो ये पाई चार्ट है इसमें टोटल एंगल का योग होता है 360, टोटल एंगल का योग कितना हुआ 360। तो सबसे पहले हम इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कंप्लीट कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो 36 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 108 प्लस एक्स बराबर 360। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट का टोटल मान यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे 360 होगा। ऐड करो भाई, 6 2 8 12 20, फिर 0 80 लगी 2 2 और 2 2 और 3 5 5 7 12 17 17 को 7 तो 80 लगी 1 1 1 2 270 डिग्री, डिग्री होंगी सभी यहाँ पे भाई, प्लस एक्स बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 270, 360 में से 270 घटाएंगे तो कितने आएंगे भाई, x बराबर 90 डिग्री। तो जो मजदूरी का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर 360 में से 90 रुपए, आप डिग्री को भूल जाएंगे, 360 में से कुल में से 90 रुपए खर्च कर रहा है तो 2 लाख में से कितने करेगा, तो यहां लिख दो मैं, मजदूरी इक्वल 90/360 इंटू 2 लाख। तो 0 से 0 9 चौक 36, 4 4 पंजू 20। तो कितने रुपए मजदूरी पर खर्च करेगा भैया, 50,000 रुपए मजदूरी पर खर्च करेगा। ऑप्शन कौन सा अपने पास भाई, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अपना क्वेश्चन क्या दिया बता, एक थैले में 15 लाल गेंद हैं और कुछ हरी गेंद है। यदि हरी गेंद की निकालने की प्रायिकता कितनी है, 1/6 है, तब हरी गेंद ज्ञात करनी है। लाल गेंद कितनी है भाई, लाल गेंद कितनी है 15, हरी गेंद कितनी है भाई
मालूम नहीं, क्या मान लिया मैंने, x। तो क्या दी हुई, हरी गेंद की प्रायिकता। तो प्रायिकता सूत्र क्या हुई, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। अनुकूल घटना क्या होती है, जिस घटना के बारे में वो चर्चा कर रहा है, जिस घटना के बारे में वो पूछ रहा है, किस घटना के बारे में कर रहा है वो, हरी गेंद की प्रायिकता कितनी दे रहा है वो, 1/6। हरी गेंद कितनी मेरे पास, x। कुल घटना, तो कुल गेंद कितनी भाई, 15, तो ये x ही है, तो कितने हुई 15 प्लस x। प्रायिकता मान कितना दे रहा है वो, 1/6, 1/6। इतना हो गया। इतना करने के बाद में इसको हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना गया 15 प्लस x, 6 को इधर किया तो 6x, ये हो गया। सोल्व करेंगे, x इधर गया तो नेगेटिव 15 इक्वल 6x माइनस x, 6x में से x गया 5x, तो x इक्वल कितना दे भाई 15/5, 5 दिया 15। तो जो x की वैल्यू आई 3, 3 क्या भाई, हरी गेंद। हरी गेंद कितनी भाई 3, ऑप्शन क्या होगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो जो 20 स्वयंसेवक हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में। अगर 20 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा भाई, 20 इंटू 8, इतने दिनों में करेगा। कितना भाई, 8 दूनी 16, इतने दिनों में एक स्वयंसेवक इतने दिन में काम करेगा। या फिर 160 स्वयंसेवक एक दिन में काम करेंगे। तो 5 दिन के लिए पूछा भाई, तो 5 दिन में कितने स्वयंसेवक काम करेंगे, तो एक कितने में कर रहा भाई 160, डिवाइड बाय 5, डिवाइड करो तो 5 दिया 15, 1 10, 5 दूनी 10, मतलब 32 स्वयंसेवक क्या है 5 दिन में काम करेंगे उसको स्वच्छ करने में। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास भाई, बी ऑप्शन होगा। अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना उत्तर किसी ने दिया है, पार्थ एक कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे। ठीक है, तो पहले क्या दिए हुए, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, समय दिया हुआ है 6 घंटे। क्या निकालनी हमें, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल इंटू समय, तो 60 इंटू 6, मतलब दूरी कितनी भाई, झुंझुनू से जोधपुर की दूरी कितनी तय कर रहा है 360 किलोमीटर। अब इस दूरी को 4.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो क्या पूछ रहा है भाई, चाल पूछ रहा है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है भाई 360 है भाई, समय कितना है भाई 4.5 घंटे, 4.5 लिखो या 4 सही 1/2 को लिखता हूं मैं, 4 दूनी 8 एक 9, 9/2, तो 9/2। बट्टे के नीचे बटा हो तो नीचे वाली संख्या को हम पलट कर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 360 इंटू 2/9, 9 चौक 36, 4 1 0, ये 40 इंटू 2 कितना है भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या है वापस जोधपुर से झुंझुनू जाएगा। ऑप्शन का भाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाँ, अपना 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की क्या हुई
बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष महामारी कारण 10% क्या है, घट गई, तथा तीसरे वर्ष की बढ़ोतरी क्या है, 4% पाई गई। तो गांव में क्या है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो भाई पहले जनसंख्या कितनी दी हुई है, 50,000 जनसंख्या दी हुई है। तो पहले कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। तो हम 100 पर लेकर चलते हैं, 5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 105। दोबारा क्या हो रहा है भाई, ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, और 10% क्या है भाई, घट रही है, तो क्या हो जाएगा भाई, 90। और फिर दोबारा क्या है, 4% बढ़ रही है, तो कितनी भाई, 104। तो मतलब 100 जनसंख्या तो कितनी जाएगी, 5% की बढ़ोतरी पर 105, 10% की घट रही है तो 90, और 100 पे 4% बढ़ रही है तो 104। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 50,000, पहले 5% की बढ़ोतरी हो गई, तो जनसंख्या कितनी पहुंची हुई, 105/100। फिर दो अगले वर्ष क्या है, 10% के कारण बीमारी के कारण घट गई, तो कितने हुई, 90/100। फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ, 4% बढ़ गई, तो कितना भाई, 104/100। तो अगले 3 वर्षों में ये संख्या घटी और बढ़ी, तो बताएंगे कि 50,000 से कम हुई या ज्यादा हुई। तो सोल्व करिए इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, इनको गुणा कर लेते हैं भाई। 105 को 9 से करेंगे भाई, 9 पंजू 45, 9 एकम 9, इंटू 52, इन दोनों को गुणा करेंगे, 945 इंटू 52, 10, 8 एक 9, 18 इंटू 25 का 5, 2 कैरी 20, 2 22, 2 कैरी 45, 2 47, 0, 9 5 14, 10 एक 11, 8 एक 9 4, 49,140, इन दोनों को गुणा किया तो 49,140। अपने पास ऑप्शन कौन सा भाई, सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। अब हाँ 19 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दिए गए चित्र में पी और क्यू, पी क्यू क्या दी हुई है, समांतर दी हुई, तब एक्स का मान ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले ये दो लाइन क्या दी हुई, समांतर दी हुई, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अगर इन दोनों लाइनों को कोई त्रिक लाइन काटे तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं संगत एंगल। तो अगर ये 95 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा, 95 डिग्री एंगल, तो ये एंगल कितने का होगी, 95 डिग्री एंगल, ठीक है। और इतना हो गया। अब एक लाइन ये हो गई, तो ये लाइन हो गई, एक लाइन पर मतलब इस लाइन के ऊपर 3 एंगल बने हुए, एक ये एक एंगल 2 और 3। एक रेखा पर एक बिंदु पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, दोनों एंगल क्या दिए हुए हैं, इक्वल। तो ये एंगल क्या होगा भाई, एक्स हो गया, सम्मुख कोण हो गए दोनों। ये कोण कौन से होते हैं, संगत कोण। और ये कौन से हुई, ये लाइन और ये लाइन काट रही आपस में, तो ये कौन होते हैं, सम्मुख कोण। और एक लाइन के ऊपर एक बिंदु पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो एंगल है कौन से, ये एंगल और ये एंगल, मतलब तीनों कोण, इन तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो 95 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री, तीनों डिग्री में बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड किया 5 12, 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 125। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 5, 0। तो x का मान कितना है भाई, यहाँ 55 आ रहा है, तो इस एंगल का मान कितना है 55, सम्मुख कोण है। तो ऑप्शन कौन सा हो भाई,
ए ऑप्शन होगा। अब देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपने 20 क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ डी ई के, तथा ए बी बराबर 5 सेमी है, एंगल ए का मान 60 है तथा एंगल ए का मान कितना, नहीं भाई बी का मान 40 है तथा एंगल ए का मान 80 है। तो निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन 4 दिए हुए, इनमें निकालनी है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लो। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये क्या हुई एफ डी ई, ये हो गया। तो क्या दिया भाई, दोनों क्या है सर्वांगसम है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी कितनी दी हुई 5 सेमी, ये 5 सेमी, तो ये कितनी होगी 5 सेमी की। एंगल बी कितना भाई, ये 40 का, तो ये कितने का भाई 40 का। और क्या दिया भाई, एंगल ए 80 का, एंगल ए 80 का, तो ये एंगल कितने का भाई 80 का। दोनों कितने भाई 80। त्रिभुज के तीनों कोण मान कितना होता भाई 180। तो 180 में से 80 और 40 120 घटा दी, कितना आया 60 आया। तो इस एंगल का मान कितना भाई 60, ठीक है। इतना निकालने के बाद में ऑप्शन देखते हैं। डीएफ 5 सेमी है, डीएफ 5 सेमी है, लेकिन एफ क्या 60 डिग्री है, एफ कितना है 80 डिग्री है, ये रंग हो गया अपना। दूसरा क्या भाई, डीएफ 5 सेमी है, डीएफ क्या है 5 सेमी है, एंगल ई 60 है, एंगल ई 60 है, तो कौन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है। दो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, उसका प्रमुख दोष क्या है। ऑप्शन 4 दिए हुए, व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वैधता का अभाव। इसका प्रमुख दोष है अभिव्यक्ति का अभाव। अगला क्वेश्चन क्या दिया 22 का, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ऑप्शन ए में क्या है विविधता के कारण, बी में क्या है वैधता के कारण, सी में क्या है वस्तुनिष्ठता के कारण, डी में क्या है विश्वसनीयता कारण। इन सभी के कारण शुद्धता रहती है, लेकिन प्रमुख क्या है, प्रमुख कौन सा है जिसके कारण अत्यधिक शुद्धता रहती है, उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। किस कारण, वैधता के कारण उसमें क्या होती है परीक्षा में शुद्धता रहती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 23 का, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या हुआ, नए सूत्रों को समझना होता है, बी में क्या गणना संबंधी कौशल को क्या होता है बढ़ाना होता है, सी में क्या होता है भाई नई धारणा को स्पष्ट करना होता है, डी में क्या भाई ज्ञान का नई परिस्थिति में लागू करना। तो गणित का शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई, गणना संबंधी जो कौशल होते हैं उन्हें क्या होता है बढ़ाना होता है। ऑप्शन कौन सा भाई, बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, 24 क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन विधि उपयुक्त है। ऑप्शन 4 कौन से भाई, सूत्र की स्थापना के लिए, बी ऑप्शन क्या है सूत्र द्वारा समस्या को हल करने के लिए, सी ऑप्शन क्या है समस्या का हल खोजने के लिए, डी ऑप्शन क्या है समस्या के हल को समझने के लिए। क्या पूछा भाई, आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है भाई, सूत्र की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए होगा भाई। क्वेश्चन 25 क्या दिया भाई, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए क्या है पाठ्य वस्तु, दूसरी क्या है भाषा शैली, सी में क्या है भाई पुस्तक की आकृति, डी क्या है इनमें से सभी। क्या दिया हुआ, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पाठ्य वस्तु भी है, भाषा की शैली भी है, पुस्तक की आकृति भी है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 26 किसने दिया हुआ, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उससे एक वैश्विक विषय बनाती है। चार कौन सी, भाषा की जटिलता, भाषा की संक्षिप्तता, भाषा की एकरूपता, डी क्या है इनमें से सभी। क्या दिया भाई, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय बनाती है, कौन सी भाई भाषा की एकरूपता। ऑप्शन नंबर सी भाषा की एकरूपता हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपना 27वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? ऑप्शन ए क्या है? तर्क शक्ति, बी क्या है? आत्मविश्वास, सी क्या है? विचार शक्ति, डी क्या? इनमें से सभी। क्या पूछा हो भाई? गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी भावना पर नियंत्रण करने का कौशल क्या है? विकसित होता है। इनमें से तर्क शक्ति का भी होता है, आत्मविश्वास का भी होता है भाई, और विचार शक्ति का भी होता है। तीनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 2.5 क्या दिया भाई? गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। चार ऑप्शन क्या भाई? संश्लेषण विधि, बी में विश्लेषण, सी में परियोजना, डी में प्रयोगशाला। क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई? जिसमें जो विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति विकसित की जाती है, वो विधि कौन सी होती है? विश्लेषण विधि होती है वो। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य पूछा भाई? सामुदायिक उद्देश्य पूछा हुआ है। तो कौन सा दिया भाई? ऑप्शन ए में संज्ञानात्मक, बी में भावुक, सी में व्यवहारिक, डी में कार्यात्मक दिया हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? सामुदायिक उद्देश्य पूछा हुआ, सी व्यवहारिक उद्देश्य। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। कौन सा भाई इसमें? पहला क्या है? उपचारात्मक परीक्षण। दूसरा क्या है? नैदानिक परीक्षण। सी क्या भाई? मौखिक परीक्षण। डी क्या दिया भाई? स्वाभाविक परीक्षण। क्या दिया भाई? बालकों के अंदर गणितीय त्रुटियां पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण चाहिए? नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। तो अपने रीट 2021 के क्वेश्चन पेपर के मैथ के 1 से लेकर 30 तक सभी कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं विद सॉल्यूशन सहित। अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।